हेलो बच्चों, आज देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित NCERT की प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 कह रही है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहली में 2 सवाल दी गई है और दूसरी में 3 सवालें दी गई हैं। तो एक एक सवाल में कई पार्ट दिए गए हैं और टोटल 7 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग आज एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने से पहले मैं कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, तो प्रश्नावली 3.1 को लगाने से पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये समझ गए तो प्रश्नावली 3.1 बेहद आसान होगी बच्चों। तो जैसा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब आप कहोगे कि सर a1/a2 a1 कहाँ से आएगा, b1 कहाँ से आएगा। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हो दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होंगे। दो चर का मतलब है एक चर x हो सकता है, दूसरा चर y हो सकता है। एक चर x हो सकता है, दूसरा चर z हो सकता है। यानी कि ABCD के कोई भी लेटर होंगे तो उन्हें हम चर कहते हैं, और गिनती होगी तो उसे अचर कहते हैं। तो जो दो चर रैखिक समीकरण का मतलब ये है बच्चों कि उसमें दो चर रहने वाले हैं। एक x हो सकता है, एक y हो सकता है। एक z हो सकता है, एक x हो सकता है। एक a हो सकता है, दूसरा b हो सकता है। तो इस तरह से दो चर रहने वाले हैं। और रैखिक का मतलब ये होता है बच्चों कि बहुपद में आए हुए चर की घात सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रैखिक कहते हैं। और समीकरण का मतलब ये है बच्चों कि उसके बराबर 0 होना चाहिए। मैं फिर से समझाता हूँ। दो चर का मतलब होता है बच्चों दो, यानी कि एक x हो सकता है, एक y हो सकता है, एक y एक z हो सकता है। इस तरह के दो ABCD के कोई भी लेटर होंगे तो ये दो चर हो जाएगा इसका मतलब। और रैखिक का मतलब होता है जो भी दो चर आए हैं उनके सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए तो रैखिक हो जाएगा। और समीकरण का मतलब है उसके बराबर में 0 होना चाहिए बच्चों। तो दो चर रैखिक समीकरण का हम व्यापक रूप लिख देते हैं। तो दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जर्नल फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, व्यापक रूप। तो जो भी दो चर रैखिक समीकरण दिया रहेगा सवाल में बच्चों को कुछ इस रूप का होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और इस तरह का दिया रहेगा। तो एक ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जो दो चर रैखिक समीकरण आपको दिए रहेंगे बच्चों वो युग्म में दिए रहेंगे। अर्थात युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। तो एक रैखिक समीकरण इस रूप का आपको मिल सकता है, दूसरा रैखिक समीकरण इस रूप का मिल सकता है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर a की जगह b की जगह c की जगह क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, a1 की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई गिनती होगी। 2 4 10 20 माइनस 2 4 10 20 कुछ भी, दशमलव में, बटा सही में कुछ भी हो सकता है बच्चों। इसी तरह b की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस बटा सही दशमलव कुछ भी। c की जगह भी कोई भी गिनती हो सकती है बच्चों। इसी तरह a2 b2 c2 की जगह भी कोई भी गिनतियां हो सकती हैं। तो जो भी दो रैखिक चर बहुपद दिया जो भी दो चर रैखिक समीकरण दिया होगा बच्चों उसकी हम दिए गए रैखिक समीकरण की व्यापक रूप से तुलना करेंगे। उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे और उसके बाद a1/a2 निकालेंगे b1/b2 के। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो जो रेखाएं होंगी बच्चों, अर्थात जो रैखिक समीकरण है वो रेखा का समीकरण होता है। तो जो दो रेखाएं होंगी, जो दो रैखिक समीकरण होगा, दो रेखा बनेगी उससे, वो उन दोनों रेखाओं के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होगा बच्चों। और वो दोनों रेखाएं, जैसा कि एक रेखा ये है हमारी, एक रेखा ये है बच्चों, दूसरी रेखा ये है। तो ये दोनों रेखाएं पहली स्थिति में अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इन दोनों रेखाओं को हल करने पर केवल और केवल एक हल मिलेगा। और ये दोनों रेखाएं संगत होंगी और ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अर्थात किसी एक बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, अर्थात काटेंगी बच्चों। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो जाता है c1/c2 के, तो इन दोनों रेखाओं के अनेक हल निकलेंगे बच्चों।
बहुत सारे हल निकलेंगे, आप गिन नहीं सकते इतने हल निकलेंगे। और ये दोनों रेखाएं संगत होंगी और ये दोनों रेखाएं बच्चों संपाती होंगी। संपाती रेखा का मतलब होता है बच्चों, जैसे इसमें प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है बच्चों एक रेखा ऐसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है बच्चों काटने वाली रेखा है। तो एक रेखा ऐसी होगी, दो रेखाएं काट रही होंगी एक दूसरे को, ये प्रतिच्छेदी है। और संपाती का मतलब होता है बच्चों एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हो। तो जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हमारी ए बी नाम दे देते हैं और दूसरी रेखा इसी के ऊपर एकदम लाई कर जाए तो ये रेखा हमारी हो जाएगी बच्चों सी डी। तो इसको संपाती कहते हैं। अब इसके अनेक हल इसलिए होते हैं बच्चों, अनेक हल इसके इसलिए होते हैं क्योंकि ये दूसरी रेखा सी डी ए बी को बहुत सारे बिंदुओं पर टच कर रही है, यहाँ 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 कर रही है, तो इसलिए इसके अनेक हल निकलते हैं बच्चों। तो संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हो, अर्थात तभी कॉलिनियर होती है। फिर तीसरी स्थिति में हम लोग आ जाते हैं बच्चों। तीसरी स्थिति है हमारी, यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के पश्चात हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकालते हैं। और यदि a1 अपान a2 बराबर हो जाता है b1 अपान b2 के और b1 अपान b2 c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता है बच्चों, तो इस स्थिति में इन दोनों रेखाओं के अर्थात इन दोनों दो चर रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, अर्थात ये दोनों रेखाएं असंगत होंगी, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर रेखाओं का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है, आप लोग जानते होंगे बच्चों। समांतर रेखाएं वही रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये हमारा ए हो जाए, ए बी रेखा मान लेते हैं, और ये हमारा मान लेते हैं बच्चों सी डी। तो रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है। समांतर रेखा का मतलब है बच्चों इस रेखा को चाहे जितनी दूर आप बढ़ाओ और इस रेखा को चाहे जितनी दूर आगे पीछे बढ़ाओ, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होनी चाहिए बच्चों। तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं तो इनका कोई हल नहीं आएगा, इसलिए बच्चों इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बच्चों हम प्रश्नावली 3.1 की सभी सवालें लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे पहली सवाल क्या कह रही है। हाँ, तो बच्चों प्रश्नावली 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है। इसी कॉन्सेप्ट्स पर, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स पर प्रश्नावली 3.1 पूरी लगेगी बच्चों। तो पहली सवाल कह रही है निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म का मतलब है बच्चों दो समीकरण हम बनाने वाले हैं, दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो जोड़े के रूप में दो रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे और उन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को हमें ग्राफ पर अलग अलग प्लॉट करना है, अर्थात प्रदर्शित करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम पहली की पहली सवाल देख रहे हैं। पहली की पहली सवाल कह रही है बच्चों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लड़कों की संख्या, अब चूंकि हमें दो चर से इसको लगाना है, शुरू में ही कहा है दो चर रैखिक समीकरण, तो एक चर हम मान लेंगे बच्चों x और दूसरा चर मान लेंगे y। तो कहेंगे माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। हमेशा आपको याद रखना है बच्चों जो भी पूछा जाए बीजगणित में उसी को हमें मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हम मानने वाले हैं बच्चों एक चर, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया बच्चों। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या बच्चों अधिक है लड़कों की संख्या से 4, तो लड़कों की संख्या में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं फिर। तो मान ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सवाल को बच्चों। तो पहली की पहली सवाल है, पहली की पहली सवाल। तो माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है।
इस सवाल को बच्चों हम लोग एक चर से भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण बनाना है, इसलिए हम एक चर को x मान लिए, दूसरे चर को y मान लिए। अब बच्चों प्रथम शर्त से दो शर्तें दी गई हैं। तो प्रथम शर्त कह रही है बच्चों लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बच्चों लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से, तो यदि हम लड़कों की भी संख्या में 4 जोड़ दें तब लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगे, या फिर हम 4 लड़कियों को हटा दें तब लड़कों की संख्या बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 लड़कों को शामिल कर दे रहे हैं। तो लड़कों की संख्या में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सवाल कह रही है लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से, यानी कि ये ऑलरेडी 4 अधिक है, तो इसको भी हम 4 अधिक कर देते हैं बच्चों। अधिक करने का मतलब जोड़, कम करने का मतलब घटाना। तो अधिक का है तो हमने 4 जोड़ दिया। अब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस वाई है उस तरफ लेके जाएंगे बच्चों, तो माइनस वाई हो जाएगा, अर्थात यहाँ बचेगा 0। 0 बराबर x माइनस वाई प्लस 4। तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो घुमा के लिख दे रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस का 4 बराबर 0, अर्थात ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर प्लस 4 है बच्चों, बराबर हो जाएगा माइनस 4। तो ये हमारा एक समीकरण आ गया, इसको हम समीकरण 1 कह दे रहे हैं, और यही हमारा बच्चों एक आंसर भी है। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त हमारी कह रही है बच्चों कि कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल 10 है। टोटल लड़के और लड़कियों को मिला करके टोटल 10 बच्चे हैं। तो हमने माना है कि बच्चों लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो बच्चों कुल बच्चे हैं 10, लड़के लड़की मिला के। तो यदि 10 का मतलब है बच्चों उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, अर्थात जोड़ा गया है। तो यहाँ लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा बच्चों 10, और ये हमारा हो जाएगा दूसरा रैखिक समीकरण। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और यही एक हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब बच्चों हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ पे प्रदर्शित करने से पहले बच्चों हमें निर्देशांक निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। कक्षा 9 में आपने निर्देशांक निकालना सीखा होगा, तो समीकरण 1 का प्रयोग करके हम निर्देशांक निकालेंगे, समीकरण 2 का भी प्रयोग करके हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, फिर उन निर्देशांकों को ग्राफ पे प्रदर्शित कर देंगे, तो ये हमारा प्रदर्शन हो जाएगा। तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस 4। तो जब भी हमें निर्देशांक निकालना हो बच्चों तो बहुत सरल है, ऐसे हमें एक डिब्बा बनाना है और डिब्बे में हमें 3 कॉलम बना लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा y। 3 के अतिरिक्त भी आप बहुत सारा कॉलम बना सकते हैं, 10, 12, 20, 50, लेकिन हमें जितने की जरूरत होती है बच्चों हम उतने ही बनाएंगे। तो 2 की जरूरत हमें होती है, 2 में हमारा परफेक्ट बैठ जाता है। तो 2 खाना बनाएंगे तो 2 कोऑर्डिनेट लेंगे, और हम इसको मान लेंगे बच्चों a है, इसको मान लेंगे b है, अपने हिसाब से आप मान सकते हैं, और यदि आप ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण में बच्चों एक मान तो हम लोग अपने आप रखते हैं, दूसरा मान हमें समीकरण के हिसाब से मिलता है। तो x का मान हम 0 मान लेते हैं बच्चों। तो यदि हम x का मान 0 मानते हैं तो y का मान समीकरण देगा हमें। तो यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो जहां x है वहां 0 हो जाएगा, माइनस जैसा का तैसा बनाएंगे, y है बच्चों माइनस का 4, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 4, अर्थात माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान बच्चों हमारा आ जाएगा 4। अब हम लोग देख रहे हैं, अब हमें ऐसा मान रखना है बच्चों, x y का ऐसा मान रखना है कि हम जो भी मान रखें दूसरा मान, जैसे हम x का मान कुछ रख रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि y का मान बहुत बड़ा ना आए और y का मान बटा में ना आए, दशमलव में ना आए, कोई अच्छा सा मान आए ताकि ग्राफ पे प्रदर्शित करने में आसानी हो। तो अब हम लोग मान ले रहे हैं बच्चों y का मान 0 मान ले रहे हैं। तो जब हम y का मान 0 मानेंगे तो यहाँ रख के देखते हैं बच्चों, तो x माइनस 0 बराबर माइनस 4, y की जगह हमने 0 रख दिया क्योंकि y का मान हमने 0 मान रखा है। तो अब x में अगर माइनस होगा 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात x बराबर माइनस 4 ही आ जाएगा बच्चों। तो यदि हम समीकरण 1 में y की जगह 0 रखते हैं तो x का मान माइनस 4 मिलेगा। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट मिल गया। तो a का निर्देशांक b का निर्देशांक मिल चुका है हमें, तो यहाँ लिख लेंगे, कहेंगे a का निर्देशांक
ए का निर्देशांक बराबर होगा, निर्देशांक आप जानते होंगे बच्चों एक्स कामा वाई होता है, भुज कामा कोटि कक्षा 9 में पढ़े होंगे। तो एक्स कामा वाई, एक्स मतलब होता है बच्चों भुज, वाई मतलब होता है कोटि। तो यक्स अक्ष पे यक्स वाले कॉलम में बच्चों 0 है और वाई वाले कॉलम में 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 कामा 4। और बी का जो निर्देशांक होगा, बी का निर्देशांक, तो बच्चों बी का जो निर्देशांक होगा वो होगा एक्स कामा वाई। तो यक्स बी वाले कॉलम में एक्स का मान बच्चों -4 है और वाई का मान 0 है, तो हो जाएगा -4 कामा 0। तो अब हम लोग बच्चों निकालने वाले हैं समीकरण 2 के निर्देशांक। तो समीकरण 2 के निर्देशांक हम यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो समीकरण 2 से लिखेंगे, तो समीकरण 2 से बच्चों हमारा समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 10। तो जैसा कि अभी हमने बताया एक डिब्बा बनाएंगे, ये हमारा हो गया बच्चों डिब्बा, और इसमें भी हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, एक x हो जाएगा एक y हो जाएगा, इसको हम सीमा। तो बच्चों x का मान हम अपने आप से रखेंगे और y का मान समीकरण देगा हमें। तो x का मान क्या मान लिया जाए कि y का मान बढ़िया सा आ जाए बच्चों। बाकी चाहे जो मानो सब सही होता है, कोई गलती नहीं होती, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, सबका ग्राफ सही रहता है बच्चों। लेकिन हमें एक ऐसा मान मानना है ताकि परफेक्ट मान मिले, ताकि हमारा ग्राफ भी अच्छा बन सके। तो x का मान यदि मैं 5 मान लेता हूँ, x का मान यदि मैं 5 मानता हूँ, तो बच्चों y का मान भी हमें 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5। तो ये 10 में से 5 गया बच्चों, तो 5 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या माने बच्चों, अब हम y का मान क्या माने कि हमें x का अच्छा सा मान प्राप्त हो जाए। तो हम लोग मान ले रहे हैं y का मान 4। जब y का मान 4 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, तो प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमें मिल गया, एक अच्छा सा मान मिल गया। तो इसका जो निर्देशांक होगा हम यहाँ लिख ले रहे हैं। तो c का निर्देशांक बराबर हो जाएगा बच्चों भुज कामा कोटि। तो भुज है हमारा 5 और कोटि है हमारा 5। हमने अभी बताया कि भुज यक्स अक्ष होता है बच्चों, यक्स वाला भुज होता है और वाई वाला कोटि होता है। तो 5 कामा 5 हो जाएगा। और डी का निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक बच्चों यक्स 6 है और वाई हमारा 4 है। तो भुज कामा कोटि अर्थात 6 कामा 4 हो जाएगा। तो जैसा कि अब हमने निकाल लिया है बच्चों, कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है। तो अब हमें ग्राफ पे इनको प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ हम इस साइड बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ इस सवाल का ग्राफ बना दे रहे हैं बच्चों, तो देखते हैं, बंद करिए। तो बच्चों ग्राफ, इस सवाल का ग्राफ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ। तो ग्राफ आप जानते होंगे। तो ये हमारा बच्चों y अक्ष है और हमें सबसे बड़ा मान कितना लेना है बच्चों। तो हमारे पास सबसे बड़ा 4 है और सबसे बड़ा 6 है। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में हमें 6 लेना है और -4। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ग्राफ, ये हमारा हो गया x अक्ष, ये x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है। आप लोग जानते होंगे ये y डैश है, ये x डैश है, सॉरी ये x है और ये हमारा x डैश है। और ये मूल बिंदु होता है बच्चों, जहाँ एक दूसरे को x अक्ष y अक्ष काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, आप सब जानते होंगे। अब मूल बिंदु के ऊपर बच्चों धनात्मक होता है, मूल बिंदु के दाहिने धनात्मक, मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक, मूल बिंदु के बाएं ऋणात्मक। तो ये हमारा हो जाएगा -1, -1, -2, -3, -4। और आपको पटरी से माप के लेना है, नहीं आप ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। तो हो जाएगा -5 और बच्चों ये हमारा हो जाएगा -6। चाहे जितना बड़ा आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों -1 और -2, -3 और थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा बना लेता हूँ, -3 और ये हमारा हो जाएगा -4 और ये हमारा हो जाएगा बच्चों -5। इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये हमारा हो गया -5। अब ऊपर होगा प्लस, तो +1, +2, +3, +4, +5, +6। तो बच्चों इस तरफ भी प्लस होगा, तो +1,
+2 +3 +4 +5 +6 +7। तो अब हम इस पर बच्चों ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले ए निर्देशांक को हम लेंगे। तो बच्चों 0,4 0,4 का मतलब है x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4। तो बच्चों ये जो 0,4 है ये एग्जैक्ट y अक्ष पर जाएगा, y अक्ष की धनात्मक दिशा में, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ 0 है, इसका मतलब y अक्ष पर ये बिंदु होगा। तो इस बिंदु पर 0, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 0,4। तो ये 0,4 है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, हम लोग पढ़े हैं कक्षा 9 में भी आप पढ़े होंगे कि x का मान y अक्ष पर 0 होता है बच्चों। तो ये एग्जैक्ट ये पॉइंट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा बिंदु A। अब हम लोग देख रहे हैं -4,0, यानी कि x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हमें -4 चलना है बच्चों, और 0 है, y का मान 0 है, इसका मतलब x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बच्चों B, और इसका कोऑर्डिनेट है -4,0। अब हम क्या करेंगे, पटरी से इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को बच्चों मिला देंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आप पटरी से मिलाइएगा सीधी रेखा, ये। तो बच्चों यही हमारा ए बी, ये हमारी ए बी रेखा है। और इसका जो समीकरण था बच्चों वो था x - y बराबर -4। तो हमने x - y = -4 को ग्राफ पर प्रदर्शित कर लिया है सफलतापूर्वक। अब हम लोग दूसरे वाले समीकरण को प्रदर्शित करने चल रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट है 5,5। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में 5 और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 5। तो आई थिंक ये बिंदु बच्चों यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा C पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा C पॉइंट, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5.5। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों 6,4। तो 6 x अक्ष पे 6 चलेंगे, तो ये हमारा 6 होगा, और y अक्ष पे 4 होगा। तो आई थिंक ये हमारा पॉइंट होगा ये 4। तो आपको नाप के लेना है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा D, और ये हमारा हो जाएगा 6,4। अब हम इन दोनों बिंदुओं को होती हुई एक रेखा खींच देंगे बच्चों, दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो ये हमारी रेखा होगी बच्चों। तो इस रेखा का नाम हमने दिया है CD। तो ये हमारी CD रेखा हो गई, और बस यही हमारी सवाल हो गई बच्चों। और हमसे कहा है कि इसका हल ज्ञात कीजिए। तो हल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों ग्राफ पेपर पर अगर आप बनाओगे एग्जैक्ट, तो ये सवाल आपकी एकदम एग्जैक्ट बैठेगी। तो ये 6 के सामने शायद से जा रहा है, और ये हमारा जाएगा बच्चों 3 के सामने। तो इसका जो हल आएगा वो होगा बच्चों, जो इस वाले समीकरण, जो समीकरण 1 व 2 का हल होगा बच्चों, वो होगा हमारा बच्चों 3,6। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 का हल। समीकरण 1 व 2 का जो हल होगा बच्चों वो होगा 6,4, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और आपकी सवाल समाप्त बच्चों। तो आप सवाल उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे पहली सवाल का दूसरा भाग।